नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एट 9। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस नेताओं के ट्विटर हैंडल लॉक होने के बाद भी सरकार के खिलाफ राहुल के तेवर में कोई नरमी नहीं आई है। सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर वो लगातार जनता की आवाज बुलंद कर रहे हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि एक कंपनी सरकार की शय पर सियासत में दखल दे रही है, जो लोकतंत्र के लिए घातक है। Our democracy is under attack. We're not allowed to speak in parliament. It's obvious now that Twitter is actually not a neutral, objective platform. It is a biased platform, and it's something that listens to what the government of the day says. ट्विटर को पक्षपाती बताते हुए राहुल गांधी ने यहाँ तक कह डाला कि बिजनेस के जरिए राजनीति को कंट्रोल करने की कोशिश लोकतंत्र पर चोट है। A company is making its business to define our politics, and as a politician, I don't like that. This is an attack on the democratic structure of the country. This is not an attack on Rahul Gandhi. This is not, simply shutting Rahul Gandhi down. I have 19-20 million followers. You're denying them the right to an opinion. As Indians, we have to ask the question, are we going to allow companies, just because they are beholden to the government of India? हालांकि केंद्र सरकार और बीजेपी ने ट्विटर के एक्शन को लेकर राहुल गांधी को ही कसूरवार ठहरा दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के पक्ष में और कह रहे हैं कि उन्हीं के समर्थकों को रोका जा रहा है ट्विटर के जरिए। सरकार जानबूझकर इस तरीके से कदम उठा रही है। कानून अपनी जगह काम करता है। ये देश रूल ऑफ लॉ से चलेगा और संविधान से चलेगा। किसी व्यक्ति के बड़े कद होने से कानून लचीला नहीं होगा और कानून डरेगा नहीं। देश का कानून सबको मानना चाहिए और सब पर समान रूप से लागू होना चाहिए। ट्विटर ने भी राहुल गांधी को बाहर रख चुका है। राहुल गांधी जी ने ऐसे एक महिला की परिवार का प्राइवेसी और रिस्पेक्ट को तोड़ दिया। यह सिर्फ ट्विटर का पॉलिसी का वायलेशन नहीं है, मैं उधर नहीं जानता हूं, पर यह देश की कानून का उल्लंघन है। इट इज आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। ट्विटर पर अपना और अपनी पार्टी के कई नेताओं के अकाउंट बंद होने के बाद भी केंद्र सरकार पर राहुल गांधी का हमला जारी है। राहुल गांधी ने अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के जरिए ये संदेश दिया है कि वो इंसाफ की जंग से पीछे नहीं हटेंगे, किसी से भी नहीं डरेंगे। राहुल गांधी ने कुछ स्लाइड्स पोस्ट करते हुए इंस्टाग्राम पर लिखा, अगर किसी के प्रति दया या सहानुभूति दिखाना क्राइम है तो मैं अपराधी हूँ। अगर रेप मर्डर पीड़ित के लिए न्याय मांगना गलत है तो मैं अपराधी हूँ। अगर रेप मर्डर पीड़ित के लिए न्याय मांगना गलत है तो मैं दोषी हूँ। वे हमें एक प्लेटफॉर्म पर लॉक कर सकते हैं, लेकिन वे लोगों के लिए उठने वाली हमारी आवाज को बंद नहीं कर सकते। दया, प्यार, न्याय का संदेश वैश्विक है। 1.3 बिलियन भारतीयों को चुप नहीं किया जा सकता। डरो मत, सत्यमेव जयते। पिछले दिनों दिल्ली में एक दलित नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के बाद राहुल गांधी ने 4 अगस्त को पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी। राहुल गांधी ने इस मुलाकात की तस्वीर भी अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया था, जिसमें पीड़ित परिवार की पहचान उजागर हो रही थी। ट्विटर ने इसको लेकर पहले राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल लॉक किया और फिर दर्जनों कांग्रेस नेताओं और पार्टी से जुड़े ट्विटर हैंडल को लॉक कर दिया। कांग्रेसियों का कहना है कि ट्विटर सरकार के इशारे पर काम कर रही है और जनता की आवाज बुलंद करने वाली कांग्रेस और उसके नेताओं के अकाउंट लॉक कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। संसद के दोनों सदनों से 127वें संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद राज्यों को ओबीसी लिस्ट जारी करने का तो अधिकार मिल गया, लेकिन बिहार की सियासत में यह मुद्दा अब भी गर्म है। आज तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना को लेकर पीएम मोदी को लेटर लिखा, तो लगे हाथ ये इल्जाम भी लगा दिया कि पीएम ने मिलने का समय नहीं देकर बिहार के मुख्यमंत्री का अपमान किया है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना की लड़ाई को नई धार बख्श दी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना की मांग को लेकर पीएम मोदी को चिट्ठी लिख दी है। अपनी चिट्ठी में तेजस्वी ने लिखा, उपेक्षित, वंचित, उपहासित, पीड़ित और अति पिछड़े वर्गों की जातीय जनगणना न कराने की संसद में दी गई लिखित सूचना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। युगों से पिछड़े और अति पिछड़े तरक्की के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनके विकास के खाके के लिए जातीय जनगणना बहुत ही जरूरी है। आज से करीब 90 साल पहले जातीय जनगणना हुई थी। 1931 के बाद से जाति के आधार पर जनगणना नहीं हुई, लेकिन अब यह समय की मांग है। बहुसंख्यक आबादी की गिनती कराई जाए और उस लिस्ट को सबके सामने जारी किया जाए।
चिट्ठी लिखने के बाद मीडिया से रूबरू हुए तेजस्वी ने ऐलान किया कि अगर जातीय जनगणना नहीं हुई तो पटना की लड़ाई दिल्ली पहुंचेगी और वो जंतर मंतर पर धरना देंगी। तेजस्वी ने यह भी कह डाला कि पीएम मोदी 10 दिनों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुलाकात का वक्त नहीं दे रहे हैं और वो बिहार के मुख्यमंत्री का अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बंगाल के मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं और लोकसभा के चुनाव में बिहार ने सबसे ज़्यादा लगभग सारी सीटें जिस राज्य ने एनडीए सरकार को देने का काम किया, उस राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को समय क्यों नहीं दे रहे, ये नीतीश जी समझें। और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार जो है समय मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से समय मिल नहीं रहा, तो आज हमने भी प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी जो है वो लिखने का काम किया है। जातीय जनगणना की मांग से बिहार के सियासी समीकरण बदलने लगे हैं। इसी बहाने लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की दूरियां घटने लगी हैं। पीएम की ओर से सीएम नीतीश को मिलने का समय नहीं देने के मुद्दे को तेजस्वी ने बिहार के सम्मान से जोड़ दिया है, लेकिन जेडीयू पीएम से समय न मिलने को आपस की बात बता रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र भी लिखा है और मिलेंगे भी, और मिलने में क्या समय मिलता है, क्या नहीं समय मिलता और इसमें इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, तो इसका चिंता तेजस्वी यादव ना करें। वो इस बात का चिंता करें कि उनका रिश्ता अपने भाई से कैसा है, उनके परिवार वाले लोगों से कैसा है, और इस पर वो अगर वक्तव्य दे तो ज़्यादा सूट करेगा। माननीय मुख्यमंत्री का और माननीय प्रधानमंत्री के रिश्ते अत्यंत मधुर हैं और इसके लिए सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। बीजेपी कह रही है कि देश में जातीय जनगणना की जरूरत ही नहीं है। अगर जातीय जनगणना होगी तो समाज में उन्माद फैलेगा। प्रधानमंत्री जानते हैं कि कौन सा मुद्दा महत्वपूर्ण है। अगर वो मुख्यमंत्री को समय नहीं दे रहे हैं तो उसका भी कोई ना कोई कारण जरूर होगा। जातीय जनगणना जो चाहते हैं, प्रधानमंत्री से आग्रह किया है उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री जी भी, उन्होंने भी समय मांगा है। अब समय देना और इस पर बात करना, क्या करना और नहीं करना मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच का विषय है। पहले कैबिनेट और फिर संसद के दोनों सदनों से 127वें संविधान संशोधन बिल को हरी झंडी दिलाकर मोदी सरकार ने साफ संकेत दे दिया है कि वो पिछड़े वर्ग की नाराजगी मोल लेना नहीं चाहती। इस बिल के कानून बनने से राज्यों को ओबीसी लिस्ट जारी करने का अधिकार मिल जाएगा, जिसकी मांग समाजवादी आंदोलन से उपजी कई पार्टियां कर रही थी। हालांकि आरजेडी, समाजवादी पार्टी, डीएमके, आम आदमी पार्टी और टीडीपी जैसी पार्टियां सरकार के इस फैसले को विपक्षी दबाव का असर बता रहे हैं, तो तेजस्वी यादव ने सीएम के अपमान की बात कहकर नीतीश कुमार को मुश्किल में डाल दिया है। सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की राजनीति में अचानक फिर से अति सक्रियता इन दिनों बीजेपी में काफी खलबली मचा रही है। सरकार तो सरकार, उनकी पार्टी में भी ढेर सारे लोग राजे के हवाई दौरे से परेशान हो उठे हैं। बारिश और बाढ़ से करा रहे जिन इलाकों में राजस्थान सरकार के मंत्रियों को दौरा करना चाहिए, उन इलाकों में बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हवाई दौरे कर रही हैं। वसुंधरा के इस दौरे से न सिर्फ गहलोत सरकार हैरत में है, बल्कि बीजेपी भी चौंक उठी है। करीब 2.5 साल पहले कांग्रेस के सत्ता में आने के साथ ही वसुंधरा ने सियासत से दूरी बना ली थी, कार्यक्रमों में आना जाना भी छोड़ दिया था। बीजेपी ने उनके और उनके समर्थकों को अहम पदों से हटा दिया, तो पार्टी के कार्यक्रमों में उनकी तस्वीर लगनी भी बंद हो गई। जयपुर में पार्टी के प्रदेश मुख्यालय के बाहर लगे उनके पोस्टर भी हटा दिए गए। मैं पहली दफा मुख्यमंत्री बन के, और सेकंड टाइम भी जब मैं गई थी एरिया के अंदर, स्पेशली जयपुर, तो आपने देखा होगा कितने बड़े बड़े जगह जगह पे मेरे पोस्टर लगाए गए। और आपको सबको ये भी मालूम है कि मैंने उन लोगों को सबको कहा था उतारो ये सब, क्योंकि मुझे आपके पोस्टर्स और मेरे आपके कागज़ों के और आपके मैंने इनसे पोस्टर्स में मेरी शक्ल देख के ये कुछ होना जाना नहीं है। मेरे को तो लोगों के दिलों में राज करना है। जब हर एक आदमी मेरे को याद रखेगा, जब हर एक आदमी मेरे को प्यार देगा, जब हर एक आदमी मेरे को आशीर्वाद देगा, उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मैं दिल में राज करूं, पोस्टर में नहीं, यही मैं कोशिश कर रही हूँ।
पूर्व मुख्यमंत्री के एक्शन मोड में आने से राजस्थान की राजनीति में खलबली मच गई है। राजे के आरोपों का जवाब देने के लिए खुद सीएम को मीडिया के सामने आना पड़ा, तो बीजेपी में भी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। बाकी भारतीय जनता पार्टी खूब बड़ा परिवार है, अपने आप में बड़ा विचार है, सब नेताओं का यहाँ सम्मान है। पार्टी का अपना जो संविधान है, नियम कायदे कानून है, कामकाज है, वो सबको अवसर देती है। राजे की सक्रियता से उनके समर्थकों का उत्साह सिर चढ़कर बोल रहा है, तो वहीं बीजेपी के उन नेताओं की परेशानी बढ़ गई है जो पिछले 2.5 साल से लगातार उनका विरोध कर रहे थे। सक्रिय अब वो ये सक्रियता का उनका उद्देश्य क्या है? पार्टी को मजबूत करना है या अपने आप को मजबूत करना है? बड़ी बात तो ये है, ये वो खुद का उद्देश्य है उनका क्या है। मैं तो सोचता हूँ कि अगर पार्टी का सच्चा और अच्छा कोई भी नेता अगर पार्टी के लिए काम करता है तो अच्छा है, और अपने पद की प्राप्ति के लिए अच्छा कोई कार्य कर रहा है तो वो अच्छा नहीं है, वो पार्टी के लिए फायदेमंद नहीं है। ये वसुंधरा जी हमारे नेता है तो पार्टी तो निश्चित रूप से फायदा होगा ही। पार्टी का कोई भी नेता यदि क्षेत्र में जाकर दौरा करेगा तो पार्टी निश्चित रूप से फायदा होगी, और वसुंधरा जी तो नेता हैं। चुनाव के साल भर पहले एक्शन मोड में आना वसुंधरा की सियासत का पुराना शगल रहा है, लेकिन अभी सूबे में चुनाव 2.5 साल दूर है, लिहाजा राजे की इस नई राजनीति पर अटकलबाजियों का दौर शुरू हो गया है। केजे श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।